अब विनय खट्टर भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हेड ऑफ रिसर्च रिटेल एडलवाइज के। विनय, अब जिस तरह से पिछले सीरीज निपटी है एक मजबूत रुझान के साथ ही कहेंगे, और खासतौर पे आखिरी आधे घंटे में जिस तरह से उछाल थी, नई सीरीज के लिए संकेत क्या है? देखिए, हमारे को इमीडिएट टर्म में लगता है कि निफ्टी शुड रिमेन इन अ साइडवेज मूव। थोड़ा न्यूट्रल व्यू है हमारा, चाहे हमारा लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी काफ़ी स्ट्रांगली बुलिश है। और ये न्यूट्रल व्यू का मेन रीज़न ये है कि रुपए में काफ़ी गिरावट आ गई है। ऑलरेडी 5630 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और हम लोगों का शॉर्ट टर्म असेसमेंट है कि ये 57 प्लस भी जा सकता है। सो ये एक बड़ा की नेगेटिव है इंडियन मार्केट्स के लिए। दूसरा एक जो बड़ा फैक्टर प्ले आउट हो रहा है इन रीसेंट पास्ट इज़ ये जो सेबी का गाइडलाइन है कि 3 जून तक सब प्रमोटर होल्डिंग्स 75% लिमिट तक आ जानी चाहिए, यानी कि फ्री फ्लोट स्टॉक्स में 25% रहना चाहिए। इसकी वजह से पिछले एक महीने में तकरीबन ऑलमोस्ट $1 बिलियन यानी कि 5,000 से 5,500 करोड़ की डिसइन्वेस्टमेंट हुई है बाय प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज, और ये एक बड़ा नंबर है। अगले 2 या 3 दिन में ये एक्सपेक्टेशन है कि ये अनदर 2 से 2,500 करोड़ रुपए तक का इक्विटी फ्लोट मार्केट में आ सकता है, जो कि प्रिवेंट करेगा निफ्टी को एक स्ट्रॉन्ग मूव लेने के लिए। सो नियर टर्म हम लोगों को लगता है कि निफ्टी शुड बी ट्रेडिंग इन अ साइडवेज जोन। ठीक है, विनय का व्यू तो यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन 10 मिनट रह गए मार्केट खुलने में। लेकिन उससे पहले आप ट्रेडिंग पिक्स नोट कर लें और ये समझ लें कि आज कौन से स्टॉक से आपको सीधा बेनिफिट मिल सकता है। आज के स्टॉक्स कौन से हैं, ये फटाफट से आप नोट करें। आज के जो स्टॉक्स है उसमें पहले राजेश सतपुते की रिकमेंडेशंस आपको बता देते हैं। उनका काउंटर आज जो पहला है वो सेल का है। रिलायंस इंफ्रा पे आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। 363 के टारगेट के लिए आप इसको शॉर्ट करें विद द स्टॉप लॉस 395, ये आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इसके अलावा उनकी जो आज की दूसरी कॉल है वो बाय कॉल है, जो कि सिप्ला है। इस पर आप लॉन्ग साइड ट्रेड लें। 396 का टारगेट होगा, 375 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। जी, धवल व्यास की सलाह क्या है, इस पर नजर डालते हैं। धवल व्यास ने चुना है महिंद्रा एंड महिंद्रा, और आईटीसी को महिंद्रा पर उनकी सलाह है कि 1026 के लक्ष्य के साथ इसमें सौदे किए जा सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस होगा 994 का, जबकि आईटीसी को देखें तो 361 का इसमें लक्ष्य बनता है, जबकि नीचे स्टॉप लॉस 351.50 टाटा मोटर्स पे कुणाल सरोगी बुलिश है। उनका कहना है कि यहाँ पे आप खरीदारी करके चलें। 355 का आपको टारगेट मिल जाएगा। स्टॉप लॉस कहीं भी 310 का इसमें आप रख सकते हैं। टाटा मोटर्स की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रही थी, और साथ ही इंडसइंड बैंक पे भी आप देखें जो कि व्यू पॉजिटिव रखा है कुणाल ने। उनका कहना है कि 565 का आज के लिए टारगेट मिल सकता है। 510 का एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। और अब देखते हैं कि मानव जायसवाल की रणनीति क्या है। अदानी पावर को चुना है उन्होंने। पूरे पावर क्षेत्र में सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट अगर किसी का है तो वो अदानी पावर है। स्टॉक में मॉर्निंग में भी गिरावट देखी गई थी, बट स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। उसके बाद वहां से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिखाया। मैं समझता हूँ आने वाले 2 से 3 दिनों में स्टॉक 63-64 के लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है, तो ये एक अच्छी बैट हो सकती है। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए करीब 55 का। एक स्टॉक और है, वो है HUL। उस पर अक्षता का व्यू क्या है ये आपको बताते हैं। टेक्निकली भी हम देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने जो कंसोलिडेशन दिखाया है 582 और 594 595 के बैंड के बीच, उसके ऊपर आने की काफ़ी अच्छे से कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि जून सीरीज़ में एक ब्रेकआउट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और हम इसमें 5 से 6% की रिटर्न्स 1 महीने के अंदर देख सकते हैं। और अब प्रकाश दीवान जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। प्रकाश, आज के लिए सुबह तो ठंडा एक रुझान रहेगा, लेकिन इसके बाद की दिशा कैसी देख रहे हैं आप? प्रकाश, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आज सुबह ठंडी शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद फिर आगे रुझान कैसा लगता है? लगता है उनसे संपर्क टूट गया अभी। लेकिन विनय, जैसा आप बता रहे थे कि आप लंबी अवधि के लिए अच्छी उम्मीदें कर रहे हैं, अभी भी ऊपर के लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, तो बड़ी तस्वीर जो उभर रही है अभी, जो रुपए की कमजोरी का आपने जिक्र किया, उन सब बातों, छोटी मोटी चिंताओं को लेकर के, अगर उन सबको एक किनारे रख दें, बड़ी तस्वीर अभी क्या है, बड़ा लक्ष्य क्या है आपके सामने? विनय, सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है विनय से भी संपर्क अभी ठीक से नहीं जुड़ा, लेकिन इस बीच प्रकाश दीवान वापस जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। प्रकाश, आज के लिए बाजार में रुझान क्या लग रहा है? राजीव, मेरे हिसाब से थोड़ा दबाव जरूर है, और साइडवेज मूवमेंट हमने कल के मार्केट में भी देखी है, बिकॉज ऑफ प्राइमरीली जो सप्लाई है पेपर का वो एक अच्छा खासा है, और
लास्ट 2-3 दिन बचे, इस वजह से थोड़ा सा क्वालिटी का भी कॉम्प्रोमाइज रहेगा, तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ बहुत बाइंग सेकेंडरी मार्केट में इतनी नहीं आएगी, फ्रेश बाइंग, और पेपर अब्जॉर्ब करने में ही सारी लिक्विडिटी चली जाएगी, तो मार्केट प्रोबेबली थोड़ा बहुत नीचे आ भी सकता है। और आगे चल के अगले हफ्ते के रोल ओवर के जो नंबर्स आए उसके हिसाब से जो है वो 3 तारीख के बाद ही जो भी एक्शन होगी वो आएगी। प्रकाश, तो आज क्या खरीदे और क्या बेचे? खरीदने के मौके इनफैक्ट अच्छे इसमें निकलेंगे कि जो स्टॉक्स आपको वैल्यूएशन के हिसाब से अभी नीचे आना शुरू हुए या अभी भी बहुत ऊंचाइयों पे नहीं पहुंचे और अच्छे जिनके नंबर्स आए, जैसे कि मैं इसमें एक सूची में डालूंगा कुछ फार्मा कंपनीज हैं जिनके नंबर्स ठीक ठाक आए हैं और वैल्यूएशन अभी भी अपसाइड रूम जहाँ पे है। महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे पॉजिटिव नंबर्स आए हैं, उसमें भी डेफिनेटली मुझे लगता है अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा, फ्रेश बाइंग आएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज शुड डू वेल इन नेक्स्ट 2-3 डेज। इस टाइप के स्टॉक्स जो है सिलेक्टिवली एक्यूमुलेशन जोन में आ सकते हैं। ठीक है प्रकाश, शुक्रिया समय देने के लिए, बताने के लिए। M&M पे बाय किया जा सकता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज वो कह रहे हैं कि आप चाहें तो इस पर खरीदारी की जा सकती है। विनय खट्टर इस बीच हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, आप अगर स्टॉक स्पेसिफिक होना है तो इस बार का जो मानसून की फोरकास्टिंग हुई है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि FMCG कंपनीज में थोड़ा प्ले मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल मूवमेंट भी देखें, लास्ट एक्सपायरी टू एक्सपायरी 12% का एक अच्छी बढ़त हमने FMCG स्टॉक्स में ऑलरेडी आती हुई देखी है एज अ सेक्टर। इन स्टॉक्स में अभी कितनी और जान है, अभी बाय करके चलना चाहिए, क्योंकि शायद ये पूरी सीरीज FMCG कंपनीज के लिए एक बड़ा ट्रिगर होगा ये मानसून आएगा। विनय, सुन पा रहे आप मेरे को? हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं। हाँ, मैं FMCG कंपनीज के बारे में आपका एक व्यू जानना चाहता हूँ, मानसून के रिगार्डिंग FMCG कंपनी से अब क्या करना चाहिए? देखिए, FMCG कंपनीज के अगर हम लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें तो क्लियरली एक वॉल्यूम प्रेशर हम लोगों को नज़र आया है, चाहे वो हिंदुस्तान लीवर है या पेंट की कंपनियां हैं, एशियन पेंट्स वगैरह में क्लियरली एक शॉर्ट टर्म वॉल्यूम प्रेशर नज़र आ रहा है। इस समय लगता नहीं कि ये सस्टेनेबल रहेगा एंड अगले 1 से 2 क्वार्टर के अंदर वी कैन सी अ क्लियर वॉल्यूम पिकअप, बट फिलहाल थोड़े से टाइम के लिए ऐसा लगता है कि कुछ अंडर परफॉर्मेंस आ सकता है इन दी FMCG स्पेस। इसमें एक ही चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि हिंदुस्तान लीवर का एक बायबैक ऑफर चल रहा है जो तकरीबन 600 रुपये के आसपास है, जिसकी वजह से स्टॉक को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है और ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो जब तक वो क्लियरली ओवर नहीं हो जाता, ये स्टॉक एक रेंज में ही रहेगा तब तक। यहाँ विनय, जिस तरह से OFS की आपाधापी लगी हुई है, सिर्फ 3 जून तक की समय सीमा है, क्या आपको लगता है सारी कंपनियां 3 जून तक अपना OFS ला पाएंगी, और या फिर वापस सेबी को मजबूरन थोड़ी सी मियाद बढ़ानी पड़ेगी आखिर? चलिए, लगता है उनसे संपर्क टूटा है डिम्पी, लेकिन आज टेलीफोन लाइनें जो हैं वो धोखा दे रही हैं बार बार। लेकिन आज ब्रोकर्स के रडार पर क्या है ये बताने के लिए रजत मौजूद है हमारे साथ। रजत, क्या दिख रहा है रडार पे? जी बिल्कुल, बात करें यहाँ पर JP मॉर्गन की तो उनका साफ तौर पे मानना है कि M&M में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ओवरवेट की रेटिंग दे रखी है उन्होंने, और जिस तरीके के नतीजे आए और पैट में लगभग 29% का जंप देखने को मिला है 92 बेसिस पे चौथी तिमाही में, तो उसके चलते जो लक्ष्य निर्धारित किया गया वो 1130 का, यानी मौजूदा भाव से एक अच्छा खासा अपसाइड M&M में देखने को मिल सकता है। JP मॉर्गन का ये मानना है। नोमुरा भी मानता है कि M&M में खरीदारी का मौका है। इनफैक्ट ऑटो पैक में सबसे मजबूत काउंट तो M&M ही रहेगा। लक्ष्य रहेगा नोमुरा के हिसाब से 1171 खरीदारी करके चल सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा को। साथ ही साथ सीले से मानता है कि अगर फार्मा पैक में आपको कहीं खरीदारी करनी है तो वो काउंटर रहेगा इप्का लैब्स। इस काउंटर की वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है, उन्होंने आउट परफॉर्मेंस रेटिंग जो है वो मेंटेन रखी है। हालांकि लक्ष्य बढ़ा दिया है, पहले 575 का लक्ष्य दिया गया था और अब उसको बढ़ाकर 680 का लक्ष्य दे दिया गया है। इप्का लैब्स में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। वहीं क्रेडिट सूज ये मानता है कि अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है सेल में, नतीजे काफी डिसअपॉइंटिंग रहे। Q4 की बात करें तो 72% पैट में गिरावट देखने को मिली है, उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट आता हुआ नजर आएगा। वैल्यूएशंस थोड़ी स्ट्रेच लगती हैं सेल में और यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग दी, अंडरवेट की रेटिंग दी गई है। 52 से घटाकर लक्ष्य 40 कर दिया गया है सेल पे, बिकवाले की सलाह रहेगी। और साथ ही साथ जेफरीज का ये मानना है कि L&T में खरीदारी करके चल सकते हैं आप। इसमें यहाँ पर जो रेटिंग दी है वो बाय की रेटिंग दी है, और जिस तरीके नतीजे है उसमें काफी ज्यादा डेंट पड़ा काउंटर पे और 1400 के आसपास यहाँ पर मेंटेन कर रहा है। पर जो लक्ष्य है वो आने वाले समय के लिए 1900 तक के भी देखे जा सकते हैं। इनफैक्ट पहले 1730 का लक्ष्य दिया गया, उसको बढ़ा के अब 1900 कर दिया गया है। बैंड उसकी स्ट्रैटेजी रहेगी और 1900 के लक्ष्य के लिए L&T में आप पॉजिटिव बायस रहेंगे, खरीदारी करके चलें।
ठीक है, कुछ एक स्टॉक्स हैं जिसमें एल&टी भी शामिल है। 1900 का टारगेट इस पे दिया गया है। जेफरीज की रिपोर्ट है जो कि एल&टी को आज बाय करने के लिए। अभिजीत भी कह रहे हैं कि हाँ आप ये पे एल&टी में चाहें तो एक बाय कर सकते हैं। 1400 अराउंड शायद एक अच्छा स्टॉक होगा। अभिजीत, हेवल्स और जैन इरिगेशन, दो स्टॉक्स पर आपको व्यू चाहिए ठीक मार्केट खुलने से पहले। Havells a much better pick because the underlying trend is established, it's up and strong, so that's a much better pick amongst those two. But Jain Irrigation is trying its best to give a breakout. So from a contrarian point of view, Jain Irrigation makes sense with a strict tight stop loss. But if you want to ride the trend further, Havells. ठीक है, तो जैन इरिगेशन में थोड़ा संभल कर ट्रेड करने की जरूरत है, लेकिन हाँ हेवल्स कम से कम एक बेहतर पिक है। और जिस तरह की रिपोर्ट्स पे आई हैं तो 800 प्लस के टारगेट भी हेवल्स पे दे रही हैं और अभी ओपनिंग थोड़ी देर में मिल जाएगी। और ओपनिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो शायद आज हो सकता है फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हो। अगर ऐसे नहीं भी रहती तो कम से कम एनालिस्ट का व्यू ये है कि बाइंग ऑन डिप्स एटलीस्ट किया जा सकता है कल, क्योंकि एक्सपायरी अच्छी थी। और अभी जो ओपनिंग टिक मिले हैं उसमें निफ्टी 26 पॉइंट नीचे 6100 के नीचे 6150 पे वापस आ चुका है। और सेंसेक्स में जो गिरावट है वो 62 अंकों की मिली है और ये 20,000 के ऊपर बना हुआ है। कम से कम दो लेवल अभी भी पॉइंट टू बी नोटेड है। वो फर्स्ट है निफ्टी का 6100 का लेवल, 6120 एक बार पार करेगा तो शायद हो सकता है शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर जो कल पूरी तरह से नहीं दिखा आज कंटिन्यू दिख सकता है, क्योंकि आज हफ्ते भर की पोजीशंस भी सिस्टम में होंगी जो कि सेटल होने के लिए आएंगी। साथ ही आज के जो टॉप लूजर्स काउंटर है इसमें हम डीएलएफ की बात भी कर रहे थे, इसका मुनाफा घटा है और अगर 200 के नीचे फिसलेगा तो चिंताएं बढ़ जाएंगी। हालांकि वेरी इमीडिएट एक सपोर्ट 196 191 की भी है, लेकिन अभी 200 पे ही ये ट्रेड कर रहा है। आईटीसी आज का टॉप लूजर है। बैंक ऑफ बड़ौदा, रिलायंस इंफ्रा ऐसे काउंटर्स में आज हमने दबाव आते हुए देखा। बैंकिंग काउंटर्स पे स्पेशली आज थोड़ा ध्यान रखना होगा। ज़्यादातर बैंकिंग काउंटर्स जिनके रिस्ट्रक्चर लोन काफ़ी ज़्यादा है उनकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि प्रोविजनिंग उनको 2% से 5% करनी होगी और ये साल 2015-16 तक तो पूरी तरह से लागू भी हो जाएगी। तो बैंकिंग काउंटर्स आप देख पा रहे हैं थोड़ी बहुत कमजोरी वापस इसमें देखने को मिल रही है। एमएनएम ज़्यादातर आज एनालिस्ट की टॉप पिक में शामिल था, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ी गिरावट है। अगर आप इसमें एक स्टॉप लॉस रख के बाय करना चाहते हैं तो एमएनएम एक बेहतर पिक है। इंडसइंड बैंक भी एक कॉल दी गई है जिसमें आज 1% को नुकसान है। कुणाल सरोगी का कहना है कि इसमें भी किसी भी गिरावट में खरीदारी की जा सकती है। एमएनएम हालांकि 1000 के नीचे आके अभी कामकाज कर रहा है। और इसके अलावा जिन काउंटर्स में नुकसान उसमें टीसीएस भी शामिल है। हालांकि रुपए के अंदर जिस तरह की कमजोरी मिली है, कम से कम एक आईटी कंपनीज को तेजी से गिरने के लिए रोकेंगे। ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो रुपए के अंदर कमजोरी आई है, कम से कम आईटी कंपनीज को गिरने से बचाएंगे। बढ़ेंगे कितनी अलग अलग फैक्टर उनकी बैलेंस शीट का ही न्यूज़ फ्लो डिपेंड करेगा, लेकिन गिरने से बचाएंगे ये कम से कम बेहतर चीज़ है। विनय, आप एफएमसीजी कंपनीज के बाद अगर जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा नज़र होगी जीडीपी के आंकड़ों के बाद वो होगा कैपिटल गुड्स स्पेस, क्योंकि रोल ओवर के आंकड़े काफ़ी बेहतर रहे हैं और कैपिटल गुड्स में एक उम्मीद वापस बनी है कि हो सकता है अगर इकोनॉमी में थोड़ा और रिवाइवल देखने को मिले तो कैपिटल गुड्स को वापस पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सकता है। मैं 2-3 स्टॉक्स आपके सामने रखना चाहता हूं, इस पर आपका व्यू चाहता हूं। पहला BHEL, दूसरा L&T और तीसरा एक छोटी कंपनी है क्रॉम्पटन ग्रीव्स। अगर आप इसको ट्रैक करते हैं इस पर भी आपका व्यू चाहिए। देखिए, अगर मैं BHEL की बात करूं तो भेल का एक ही सेक्टर में एक पर्टिकुलर सेगमेंट में बहुत एक्सपोजर है, जो कि एक बॉयलर टरबाइन जनरेशन सेगमेंट के अंदर वो लोग हैं एंड वहाँ पे क्लियरली पावर सेगमेंट में बहुत प्रेशर देखा गया है। सो भेल्स पर से पिछले 1 या 2 साल से परफॉर्म नहीं किया है और ऐसा लगता भी नहीं है कि वो नियर टर्म कर पाएगा। जो उसके एफर्ट्स हैं डाइवर्सिफाई करने के इनटू अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट्स वो भी बहुत नेसेंट हैं। उसको अगर फ्रक्टिफाई होना भी है तो उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। सो भेल इज़ अ क्लियर अवॉइड। Larsen & Toubro could be a far more interesting bet from a long-term perspective. सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में ये स्टॉक है। कंपनी का स्केल बहुत अच्छा है। ऑर्डर बुक गाइडेंस अगले साल की कंपनी ने बहुत अच्छी दी है। इस बार थोड़ा सा लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में प्रेशर आया है, बट ओवरऑल गोइंग फॉरवर्ड दिस कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग लॉन्ग टर्म बेट। एंड अगर किसी इंडिविजुअल को इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर खरीदना है कोई भी स्टॉक, तो L&T इज अ सेफर एंड अ गुड बेट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। दूसरा स्टॉक जो आप क्रॉम्पटन ग्रीव्स की बात कर रहे हैं, प्लीज विनय कंटिन्यू। विनय प्लीज कंटिन्यू। जो आप तीसरा स्टॉक जो आप क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स की बात कर रहे हैं, क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स एक बहुत ही उम्दा कंपनी थी टिल द टाइम देयर वाज अ मैनेजमेंट चेंज एंड देन उसके बाद काफ़ी सारे एग्जीक्यूशन रिलेटेड हिकअप्स आए हैं इन बोथ इंडिया एज वेल एज इन द यूरोप। सो नियर टर्म प्रेशर्स ऑन द एग्जीक्यूशन साइड अभी भी क्लियरली हटे नहीं हैं। सो फ्रॉम द शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव क्रॉम्पटन ग्रीव्स कैन बी एन अवॉइड।
एंड इस स्टॉक में और इस कंपनी में थोड़ा सा अगर परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट तरीके से आने लगता है देन दिस कुड बी लुक्ड एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम। यहाँ निफ्टी को देखें तो आधा फीसदी से ज्यादा की अब कमजोरी दिख रही है। पिछले दिन का जो निचला स्तर था 6072 निफ्टी स्पॉट पे, उस पर खास नजर रखनी पड़ेगी। उसके नीचे जाने का मतलब कमजोरी का दबाव, मुनाफा वसूली का दबाव बढ़ता हुआ दिख सकता है। लेकिन इस बीच स्टॉक अलर्ट आप देखें, यहाँ बोनस की खबर के बाद टोरेंट फार्मा में जबरदस्त उछाल है। 7-7.25% के आसपास की बढ़त दिख रही है। अभी 8% की बढ़त थी थोड़ी देर पहले ही। अभिजीत, टेक्निकली टोरेंट फार्मा आगे अगला टारगेट क्या दिख रहा है? Torrent Pharma is one stock I don't track that actively at all, so sorry I won't be able to comment. जी विनय, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे टोरेंट फार्मा पे? देखिए, टोरेंट फार्मा के कल देर रात तक रिजल्ट्स नहीं आए थे, बट क्लियर अनाउंसमेंट आई हैं कल बोनस की और डिविडेंड की, जो कि एक शॉर्ट टर्म इसके ऊपर एक पॉजिटिव ट्रेंड बना सकता है। बट अदरवाइज अगर हम ओवरऑल फार्मा सेक्टर देखें तो जनरली सब फार्मा सेक्टर्स ने वॉल्यूम ग्रोथ एक डिसेंट हद तक दिखाया है। हालांकि कई कंपनीज ने जहां पे यूएस एक्सपोजर है वहां पे क्लियर प्रेशर नज़र आ रहा है, बट अदरवाइज वॉल्यूम ग्रोथ डिसेंट आ रहा है फॉर मोस्ट ऑफ द फार्मा कंपनीज। मार्जिन्स मेंटेन हो रहे हैं। सो एंड अ टोरेंट फार्मा इज़ अ डोमिनेंट बेट। अपना इंडियन डोमेस्टिक फार्मा में उनका सेगमेंट में उनका बहुत अच्छा एक्सपोजर है, यूएस के अंदर भी अच्छा एक्सपोजर है। सो ये एक डिसेंट बेट हो सकता है, बट इस बार के तिमाही नतीजों को एनालाइज करने के बाद ही कुछ पक्के तौर पे कहा जा पाएगा। इस बीच मार्केट में तेजी से गिरावट आई है। 45 अंकों का नुकसान आ चुका निफ्टी पर और सेंसेक्स करीब 140 अंक नीचे आ चुका है। तो आज तेजी से गिरावट निफ्टी पर वापस देखने को मिल रही है। पिछले दिन के लो के करीब है डिम्पी। बिल्कुल लो के करीब भी है। और राजीव, एक चीज और ध्यान रखने वाली होगी, जो डेरिवेटिव एक्सपायरी ने जो 6040 के लेवल को बचाया था उस पर वापस एक चिंता बन गई है कि इसको आज टेस्ट करने तो नहीं आएगा। अगर 6040 ब्रेक होता है और फ्राइडे के सेशन में ब्रेक होता है, पोस्ट एक्सपायरी ब्रेक होता है, तो ये चिंता का कारण जरूर बन जाएगा कि शॉर्ट कवरिंग से बाजार यहाँ तक रुका था, लेकिन क्या इनहेरेंट स्ट्रेंथ उतनी नहीं थी कि इस 6100 को पार कर पाए। तो ये आज ये लेवल्स होंगे जिस पे आपको ध्यान देना होगा। 6100 के पार करके मार्केट का चलना फिर से बेहद ज़रूरी हो गया है। अब अभिजीत, अभी जिस तरह की ओपनिंग मिली है उससे मार्केट वापस तेजी से टूटा है। इसमें आप कोई बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं? किसी काउंटर को आप ट्रैक कर रहे हैं कि आप जैसे टूटा है मार्केट 50 पॉइंट, किसी को बाय करना चाहेंगे आप? No, irrespective of the fact that the market has slipped a bit, the stocks which we spoke about, ONGC is one within the large cap, Bharat Forge is the other stock which we mentioned. These both stock I like from a short term long point of view. Irrespective of the short term last 15 minutes dip that we've seen on Nifty. Apart from that, yeah, there are also few stocks like a Tech Mahindra which is also holding well. So as I said, I sense that the market will probably consolidate a bit within a range, and the psychological support of 6K, as long as it holds, I think one should look to nibble into the market from a short term swing long point of view. इस बीच देखिए डिम्पी, जो मजबूत शेयर भी रहे हैं बाजार के वो भी फिसलते हुए, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा नतीजों के बाद काफ़ी अच्छा चला था और पिछले दिन काफ़ी बेहतर चाल थी, लेकिन आज ये 2% से ज़्यादा के नुकसान पे नज़र आ रहा है। तो ये साफ सा संकेत है कि बाजार जो है वो फिलहाल ऊपरी स्तरों पर टिकने में थोड़ी मुश्किल महसूस कर रहा है। मैंने शुरुआत में ही आपने जिक्र किया था कि भले ही लंबे अवधि के लिए आप अच्छे टारगेट्स लेकर के काफ़ी ऊपर के उम्मीदें लेकर के चल रहे हैं, लेकिन इमीडिएट ट्रेंड आपको ठीक नहीं लग रहा है और वही बात सामने नज़र आ रही है इस समय बाजार में। अभी इमीडिएट ट्रेंड के लिहाज से आपकी रणनीति क्या रहेगी? आप क्या करेंगे बाजार में? देखिए, मैं अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के हिसाब से सोचूं तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि जैसे जैसे बाज़ार करेक्ट करता है वो स्पेसिफिक स्टॉक्स में आएँ और अपनी पोजीशन बनाएं। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनको बाज़ार के इमीडिएट ट्रेंड के हिसाब से रिएक्ट करना पड़ेगा। एंड जहाँ पे हमें एक जो क्लियर प्रेशर पॉइंट नज़र आ रहा है वो रुपए का है, एंड रुपया काफ़ी तेज़ी से गिरा है। दूसरा जो एक इंटरनेशनल ट्रेंड, हालांकि ये बहुत प्रेवलेंट नहीं है बट एक लिमिटेड हद तक है, वो है निकाय के अंदर है, जहाँ पे 15-16% का करेक्शन आ गया है। एंड निकाय एशिया, जापान एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है, इंडियन बाज़ार के मुकाबले ऑलमोस्ट दुगने से भी ज़्यादा बड़ा है। सो वहाँ पे जब इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है एंड बाकी भी कोई बहुत ब्रॉड मूव्स नहीं हैं ब्रिक कंट्रीज़ में जिसको क्लियरली डिफाइन किया जा सके, सो ये एक एडिशनल एक्सटर्नल प्रेशर पॉइंट रह सकता है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनको ये 2 या 3 चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि एक OFS का बहुत सप्लाई आएगा जो अगले 2 से 3 दिनों में आ सकता है, विच कुड बी अ नेगेटिव,
निफ्टी एक्सपायरी ऑलरेडी हो चुका है और रुपए के ऊपर प्रेशर है। ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड रहेगा जिसकी वजह से जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो कुछ शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं, स्पेशली सेक्टर्स जहाँ पे क्लियर पेन है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन सेगमेंट है, एंड जहाँ पे जो कंपनीज जिनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रेच्ड आउट है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा उधारी है, द केसेस लाइक लैंको, IVRCL एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड या फिर ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे इमीडिएट पेन पॉइंट आ रहा है ऑन द एग्जीक्यूशन साइड, जैसे HDIL का भी एक मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। ये सब जो प्रॉब्लमेटिक स्टॉक्स हैं उनके ऊपर शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स। अब विनय एक स्टॉक और आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, रेनबैक्सी। अब इसकी वैल्यूएशन आपको ठीक लग रही है? जो केसेस इन पे खुले हैं, जिनकी जांच हो रही है, उसके हिसाब से जो स्टॉक टूटा है अब 383 पे, आपको लगता है कम से कम एक वैल्यू बाय है इसकी पुरानी हिस्ट्री को देखते हुए? देखिए, रेनबैक्सी थोड़ा सा एक डाइसी कंपनी बन गया है काफ़ी टाइम से, जब से इनफैक्ट चेंज ऑफ ओनरशिप हुआ है, डाइची आया है। इन द नियर टर्म, इन दैट पीरियड गुड न्यूज़ काफ़ी कम रही हैं। जब भी लगा है कि कंपनी अभी संभल रही है एंड फ्यूचर विल बिकम ब्राइट, कुछ ना कुछ खराब न्यूज़ आ जाती है। पहले US FDA के साथ में जो प्रॉब्लम हुए, प्यांटा साहिब का जो उनके प्लांट्स थे वहाँ से सारी की सारी ड्रग्स जानी बंद हो गई, एंड ये सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर था उनके US बेस्ड रेवेन्यूज़ को। उसके बाद प्यांटा साहिब ऑनलाइन नहीं आ पा रहा था बिकॉज बहुत सारे क्लियरेंसेस फिर से जो ऑब्टेन करने थे नहीं हो पा रहे थे। और अभी इन रिसेंट पास जो न्यूज़ आई है कि जहाँ पे क्लियरली डाइची ने बोला है कि हमारे से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विदहेल्ड की गई जिस समय हमें कंपनी बेची गई, और ये प्रमोटर्स के ऊपर लीगल एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। ये बैड न्यूज़ कंटिन्यूज टू कम इन वन। सेकेंड, अभी नॉट ओनली इन US बट इवन इन अदर कंट्रीज पीपल आर बिगिनिंग टू हैव क्वेश्चंस ऑन द ड्रग क्वालिटी ऑफ रेनबैक्सी, एंड इनफैक्ट कई न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के हिसाब से तो इंडियन कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर भी ये कंसर्न रेज किए जा रहे हैं कि रेनबैक्सी की दवाइयों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टॉक से इस समय दूर रहना ज़्यादा ठीक रहेगा, रादर देन लुकिंग एट इट एज अ वैल्यू बेट, बिकॉज ये सस्ता है, बिकॉज न्यूज़ फ्लो एंड इवेंट फ्लो बिल्कुल क्लियर नहीं है द वे इट विल प्ले आउट। सो इवन इफ इट इज़ चीप, इट इज़ बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम इट। जी, इस बीच ब्लॉक डील है सिप्ला पे। यहाँ पे 2 लाख शेयरों का सौदा हुआ है ब्लॉक डील के जरिए। 379 रुपये 50 पैसे के भाव पे दिख रहा है। और सिप्ला का अगर ताज़ा हाल देखें तो यहाँ पे 1% के आसपास की थोड़ी कमजोरी दिख रही है। इस बीच यूनिटेक पर नज़र डालें, यहाँ पे हमें बेहतर नतीजों के बाद शेयर भाव में उछाल दिख रही है, 3% के आसपास की बढ़त। तो एक तरफ DLF जो रियल एस्टेट बाजार का दिग्गज है, वहाँ पे नतीजों के बाद कमजोरी, लेकिन दूसरी तरफ यूनिटेक ने बेहतर प्रदर्शन किया है। विनय, रियल एस्टेट शेयरों को लेकर के अभी आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी? यहाँ पे जो हमें नतीजे दिखे हैं उसमें DLF में साफ तौर पे दिखा था कि ऑपरेशनल फ्रंट पे वहाँ कोई खास ऐसी बात नहीं नजर आई जिसको लेकर के निवेशक उत्साहित हो सकें, लेकिन यूनिटेक में ज़रूर उन्हें थोड़ी अच्छी बातें देखने को मिल रही हैं। अगर हम रियल एस्टेट पूरे सेक्टर को इस समय देखें तो पिछले कुछ 1 से 2 सालों में सिर्फ कुछ हाई क्वालिटी मैनेजमेंट्स एंड हाई क्वालिटी एग्जीक्यूशंस को ही मार्केट ने रिवॉर्ड किया है, जिनमें क्लियरली शोभा या प्रेस्टीज जैसे नाम आते हैं जो कि बैंगलोर बेस्ड कंपनीज हैं। जो लार्जर कंपनीज हैं जैसे यूनिटेक है और DLF है, यहाँ पे सबसे बड़े जो कंसर्न रहे हैं वो है उधारी के। बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच रहा है, डेट ऑन बोथ द बैलेंस शीट्स हैव बीन वेरी हाई। पिछले 2 से 3 क्वार्टर में हमको DLF में कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आया, बिकॉज जो प्रमोटर्स बार बार बोल रहे थे कि हम एसेट मोनेटाइज करेंगे, हमारे पास जितने भी बड़े बड़े एसेट्स हैं हम जाके उनको बेचेंगे और उसके अगेंस्ट जो कैश आएगा उससे हम अपनी उधारी कम करेंगे। वो एक्शन एक नज़र होता हुआ नज़र आया, वो एक क्लियर हमको ट्रेंड नज़र आया, स्पेशली इन द केस ऑफ DLF। सो DLF ने इस साल तकरीबन 3600 करोड़ रुपए तक का एसेट मोनेटाइज किया है, मोस्ट ऑफ विच हैज़ गॉन टू रिटायर द डेट। इस क्वार्टर में जो कल नतीजे आए हैं वहाँ पे कुछ फर्दर एसेट मोनेटाइजेशन क्लियरली नज़र नहीं आया है, जो कि एक थोड़ा सा सरप्राइज रहा है। ऑपरेटिंग फ्रंट पे DLF के नतीजे तकरीबन 50-55 करोड़ का पैट उन्होंने रिपोर्ट किया, जो कि बहुत एक्साइटिंग नहीं रहा है। सो DLF एंड यूनिटेक में जो की ट्रेंड देखना रहेगा फॉर द स्टॉक प्राइस अपवर्ड रिवीजन इज कि वो अपना कितना डेट रिटायर कर पाते हैं और बैलेंस शीट को कितना हल्का कर पाते हैं। एक बार ये स्टार्ट हो जाता है, देन द मैक्रो ट्रेंड जो रेट कट्स हो रहे हैं
रियल एस्टेट सेगमेंट इज एक्सपेक्टेड टू पिक अप बिकॉज हाउसिंग डिमांड बढ़ जाएगा जैसे जैसे रेट कट डेट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इस समय, बिल्कुल विनय, डेट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा डीएलएफ और यूनिटेक के रिगार्डिंग। लेकिन इस बीच डेरिवेटिव एक्सपायरी तो निपट चुकी है। आज जीडीपी के आंकड़े हैं और इस पर हमारी महा कवरेज आप देख सकेंगे। 10:45 से हम जीडीपी पे आपको बताएंगे आखिरकार जीडीपी जो आई है आने वाली है उसका असर क्या होगा, और साथ ही साथ क्या स्टॉक मार्केट के लिहाज से जीडीपी कितना फैक्टर इन है, और अगर स्टॉक्स चलने वाले हैं तो कौन से चलेंगे, किस टैक्स से आपको दूर रहना है, और अर्थव्यवस्था की पिक्चर इस समय क्या कहते हैं। खास बड़े मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि आपको बताएंगे जीडीपी पे इस कवरेज का क्या मतलब है। और इस बीच बाजार होगा रोशनी, हमारी खास पेशकश आप दिन भर आप देख सकेंगे कार्यक्रम में, और आप जिस तरह का मार्केट ने अब तक की परफॉर्मेंस दिखाई उससे ऐसा लगता है कि बाजार के अंदर बढ़त आगे भी जारी रह सकती है। इसमें हमारी महा कवरेज आप दिन भर देख सकते हैं। शेयर बाजार लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप इस समय बाजार की ताज़ा हालत देखें तो निफ्टी में अभी कमजोरी बरकरार है, करीब 47-48 अंक के आसपास की 0.25% का नुकसान इस समय नजर आ रहा है निफ्टी पे। लेकिन इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान वीडी वाधवा जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सिटी केबल के CEO। वाधवा जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि नतीजों के हाईलाइट्स क्या हैं आपके तिमाही नतीजों के? सबसे बड़ा नतीजों का हाईलाइट है कि इस बार हमारा जो लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट मार्जिन था विच वॉज नेग्लिजिबल, इस साल अभी बीटा मार्जिन हमारा करीब 353% का ग्रोथ होकर करीब 89 करोड़ पे हमारा बीटा मार्जिन है। और बिकॉज ऑफ द डिजिटाइजेशन टोटल ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ है, करीब 33% की रेवेन्यू ग्रोथ है, करीब 490 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पे हमारा अभी करीब क्लोज टू अबाउट 89 करोड़ रुपीज़ बीटा मार्जिन है, जो लास्ट ईयर करीब 19 करोड़ था। और दूसरा जो है इस साल का अगर आप देखेंगे जो जिस हिसाब से हमारा एक्सपेंशन चल रहा है और डिजिटाइजेशन चल रहा है उसके हिसाब से बाय द टाइम वी रीच जो 4th क्वार्टर तक अगर हम पहुंचेंगे तो हमारा इस साल के Q4 में वी आर लाइक टू डू टर्न अराउंड एंड मेक प्रॉफिटेबल बिजनेस। बिल्कुल वादा साहब, आपके एक्सपीरियंस को देख के ऐसा लगता है ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकती है, और मैं क्योंकि डिजिटाइजेशन को भी इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ। आप डिजिटाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है, इसका कितनी हेल्प मिल रही है और आगे कंपनी इसको कैसे पूरी तरह से फ्रूटफुल एक वेंचर बनाना चाहेगी? इस केबल इंडस्ट्री में एक्चुअल होता क्या था, कस्टमर हमेशा पेमेंट करते थे कहीं ना कहीं पे, बिकॉज ये B2B मॉडल पे बिजनेस चलता रहा है, जैसे कि अनलाइक DTH। तो जिस दिन हम B2C मॉडल पे आ जाएंगे कहीं पे, क्योंकि कस्टमर पेमेंट पहले भी देता था और आज भी दे रहा है, और अब डिजिटाइजेशन होने से जो भी अनोमलीज या मेल प्रैक्टिसेस थी इस इंडस्ट्री की, कि जहाँ पे आपका सब्सक्राइबर बेस का एक्चुअल में आइडिया किसी को था नहीं, एंड मोस्ट ऑफ द MSOs जो है वो आपका मिडिल मैन पे डिपेंडेंट थे कि कितना सब्सक्राइबर बेस है। अब डिजिटाइजेशन से मेन चीज़ तो यही है कि आपको सब्सक्राइबर बेस का एग्जैक्ट आइडिया है कि कितने लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, कितने घरों में आपका प्रोग्राम चल रहा है। और दूसरी बात, सब्सक्रिप्शन जो है आपका पर सेट टॉप बॉक्स से कनेक्टेड हो चुका है। तीसरा मेजर जो चेंज आया इसमें कि आप जो कंटेंट, क्योंकि हम बाय करते हैं, हम कॉस्ट इनकर करते हैं, सेट टॉप बॉक्सेस में हम कहीं पे सब्सिडाइज करते हैं, तो जब हम वो आगे पास ऑन करते हैं तो हमारा कंट्रोल है कहीं ना कहीं पे ग्राउंड लेवल पे आज का डेट में किसका सब्सक्रिप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमारा क्वालिटी ऑफ कंटेंट क्या जा रहा है, सर्विसेज क्या जा रही हैं, कहीं ना कहीं पे बिकॉज ऑफ द डिजिटाइजेशन वो कंट्रोल लोकल लेवल ऑपरेटर्स से हटके कहीं ना कहीं पे अब MSOs के हाथ में आ रहा है। तो इसका मेरा ये मानना है कि इससे पूरा जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, उनके टैक्स का रेवेन्यू इंप्रूव होगा, ब्रॉडकास्टर्स को भी कहीं पे फिक्स फी की डील होती थी उनके लिए भी पर सब्सक्राइबर बेस कलेक्शन आएगा, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसीज आएगी, प्रॉफिट शेयरिंग एक प्रॉपर वे में होगी, और मेरे ख्याल ओवरऑल इंडस्ट्री में जो भी मेल प्रैक्टिसेस थी उसमें काफ़ी कुछ हद तक मेरे हिसाब से अगले 4 क्वार्टर 5 क्वार्टर में कम से कम ये स्टेबलाइज जब हो जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी एंड एवरीबडी इज गोइंग टू गेन आउट ऑफ दिस। माधव जी, जो बड़े महानगर है वहाँ पे तो डिजिटाइजेशन ठीक तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आया है, लेकिन इसके बाद जो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ हैं उनके बारे में आपका अनुभव क्या है या आकलन क्या है? Tier 2-3 में अभी जैसे अब 2 फेसेस अभी तक कंप्लीट हुए हैं कहीं पे, अभी Tier 3 में भी डिजिटाइजेशन काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेगा, लेकिन Tier 4 में जहाँ तक मुझे लगता है वो थोड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि अभी 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन पे डिजिटाइजेशन कंपलसरी हुआ है, और फेज 3 में बिटवीन 1 to 10 लाख होगा, तो आई डोंट थिंक कि 1 लाख से 10 लाख की पॉपुलेशन बेस पे कहीं पे डिजिटाइजेशन या एक्सपेंशन में प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद इकोनॉमी ऑफ स्केल का इशू आता है, क्योंकि अनलाइक DTH टेक्नोलॉजी विच इज़ सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी, जैसे आपको केबल ले करनी है या आपको अंडरग्राउंड आपको फाइबर पे करना है,
तो आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे विलेजेस या छोटी टाउन्स जहाँ बिलो 1 लाख पॉपुलेशन है, अगर आप अपना केबल वहाँ नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है उस चीज़ पे, और आपको ओवरऑल सब्सक्राइबर बेस के हिसाब से उसको एनालाइज करके देखना पड़ेगा कि वेदर इट मेक इकोनॉमिक सेंस और नो। बट मेरा ये मानना है कि फेज 3 तक तो आपका डिजिटाइजेशन काफ़ी रैपिडली एक्सपेंड करेगा, और आई सी नो रीज़न कि आपका केबल का बिजनेस एक्सपेंड नहीं होगा। फेज 4 में थोड़ा सा चैलेंज जरूर आएगा, वहाँ पे आपको कॉस्ट देखना पड़ेगा कि आपको प्रोवाइडिंग सिग्नल्स थ्रू डीटीएच टेक्नोलॉजीज चीपर वर्सेस द प्रोवाइडिंग सिग्नल थ्रू केबल ऑपरेशन। लेकिन एक और मानना है कि जैसे आपका डीटीएच टेक्नोलॉजी के साथ आप ब्रॉडबैंड या वैल्यू एडेड सर्विसेज नहीं दे सकते कस्टमर को, जबकि केबल के माध्यम से एक बार आपका केबलिंग हुई पड़ी है तो आप इसमें केबल में आप वॉइस सर्विसेज, द वीडियो ऑन डिमांड एंड ब्रॉडबैंड, ये सारी सर्विसेज अगर आप चालू करते हैं तो उससे आपका ओवरऑल पेनिट्रेशन लेवल, और बिकॉज केबल सिर्फ टीवी देखने का या चैनल देखने का माध्यम नहीं रह जाएगा, ये बाकी सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा, तो वहाँ पे आपको केबल इंडस्ट्री इज गोइंग टू गेन रियली। बिल्कुल, जिस तरह के रिजल्ट अब सिटी के आए हैं और जैसे मैनेजमेंट बयान दे रही है उसके हिसाब से बाजार के अंदर ये हाथों हाथ लिया जा रहा है, और इस समय सिटी केबल का जो काउंटर है दिन के उच्चतम स्तरों पर है, अच्छी बढ़त है, ऑलमोस्ट 1% ऊपर भी आ चुका है। वादव साहब, अब जब इस तरह की बेहतर परफॉर्मेंस रहती है, एक चैलेंज भी आ जाता है सामने, वो ये है कि अब मार्जिन्स को मेंटेन रख के एक्सपेंशन कैसे किया जाएगा। आप इस पे कुछ राय रखना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली अगर आप देखें जो अभी जिस साल का हमने रिजल्ट दिया है, हमारी टॉप लाइन 33% ग्रोथ हुई है। हमारा एक प्रैक्टिस यही रही है कि आपका ग्रोथ जो है वो एक प्रॉफिटेबल ग्रोथ होनी चाहिए। अगर आप इस चीज़ को, प्रॉफिटेबिलिटी को इग्नोर करके अगर हम करते तो शायद हमारा टॉप लाइन ग्रोथ 100% भी हो सकता था जी। लेकिन उससे इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कैश इन्फ्यूज़ करना पड़ता, और साथ में मार्केट प्रैक्टिस जब तक स्टेबलाइज नहीं होती आपका कलेक्शन एक बड़ा इशू बन सकता था। तो हमारा फोकस यही रहे कि आप मार्केट में आप देखिए, क्योंकि जहाँ जहाँ मार्केट में आपका द कलेक्शन एक आपका स्टेबलाइज हो चुका है, जहाँ पे मैच्योर्स मार्केट हैं, उस एरिया में डिजिटाइजेशन करके एक्सपेंड कीजिए, क्योंकि अभी इट्स ए ग्रे एरिया, इतना ज़्यादा ह्यूज पोटेंशियल है इस कंट्री में अभी एक्सपेंड करने के लिए बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन, कि आपको जरूरी नहीं है कि कंट्री के हर सिटी में या हर कोने में जाके आप कीजिए। अभी आज की डेट में अभी इस फेस पे हम पिक एंड चूज कर सकते हैं कि किस मार्केट में हम पेनिट्रेट करें जहाँ हमें ग्रोथ भी मिले और प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हो। और जब तक बाकी जो मार्केट हैं जो अभी अंडर पेनिट्रेटेड हैं, जहाँ कंज्यूमर बेस स्मॉल है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि Q4 में आपका फेज 4 की टाउन्स जो है वहाँ पे कंज्यूमर बेस कम है अभी, तो अभी आप जिसमें कंज्यूमर बेस कम है उसको आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 3-4 ऐसी छोटी सिटीज़ को मिला के उसके साथ में आप उसका एक सिग्नल को वहाँ ले जा सकते हैं ताकि आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट वहाँ पे कम आए। तो काफ़ी बैकग्राउंड में काम करके उसको प्लान करके करना पड़ता है। अगर मैं आपको जस्ट शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे हम लास्ट ईयर का नेग्लिजिबल एबिटा से अभी 18% एबिटा पे आए हैं, तो मार्च 14 के लिए हमारा टारगेट है एबिटा को करीब 24% पे ले जाने का मिनिमम। और तो आप कैन देख सकते हैं कि अगर एबिटा मार्जिन पे अगर आप देखते हैं तो काफ़ी हेल्दी ग्रोथ है उसमें। जी, तो एक अगर मोटा मोटा आउटलुक आप देना चाहें अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो क्या होगा? हमारे अभी सब्सक्राइबर बेस करीब 3 मिलियन सब्सक्राइबर बेस है, करीब 3 मिलियन प्लस है अभी। इसको हम एक तो डबल करना चाहेंगे अगले 12 महीने में, बाय नेक्स्ट फिजिकल एंडिंग। एक तो उसको डबल करने का प्लान है, और साथ में जब आपकी टॉप लाइन आप 100% ग्रोथ को टारगेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे बॉटम लाइन पे हम उसको 18% से बढ़ा के 24% कर रहे हैं, तो करीब बॉटम लाइन का भी हम एज ए परसेंटेज प्रॉफिट मार्जिन वी आर प्लानिंग टू इंक्रीज बाय अबाउट 33%। जी, वादव साहब शुक्रिया आज जी बिजनेस को समय देने के लिए, बताने के लिए कि इस समय रिजल्ट्स को आप कैसे देख रहे हैं और आगे चल के कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे रह सकती है और आप कैसे एक्सपेंड करने वाले। शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। तो काउंटर में इस समय दिन का उच्चतम स्तर भी देखने को मिल रहा है। कंपनी का ये भी मानना है कि जो टायर 3 सिटीज़ है उसमें भी एक्सपेंशन को लेकर कोई दिक्कतें नहीं है, डिजिटाइजेशन की प्रोसेस काफ़ी हेल्पफुल है, और कंपनी मार्जिन भी मेंटेन रखेगी अपने एक्सपेंशन के साथ, जिससे आगे शेयर धारकों को भी सीधा सीधा फायदा पहुँचता हुआ दिखेगा। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखेंगे और जानेंगे आज के स्टॉक्स कौन से हैं।
ब्रेक और एक बार फिर आपका स्वागत है। कुछ एक स्टॉक्स पे लगातार ब्लॉक डील भी हो रही है, जैसे कोल इंडिया के काउंटर पे भी ब्लॉक डील हुई है और इसमें जो शेयर जिनमें ब्लॉक डील हुई है वो है 9.5 लाख शेयर करीब, जिसे यहाँ पे ब्लॉक डील हुई है और 327 रुपये के रेट पे हुई है। अभी 327 रुपये 45 पैसे का भाव है और एक करीब 9.25 लाख शेयरों की ब्लॉक डील है। तो बड़ी ब्लॉक डील है कोल इंडिया पे, आप नजर रखें इस पर। और आप जो नीचे एक बार देख पा रहे हैं ये उसी ब्लॉक डील का एक हिस्सा है जो आपको इस समय दिख रहा है। दूसरा जो काउंटर है वो रिलायंस पावर, इस पर भी एक ब्लॉक डील हुई है। इसमें करीब 9.25 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई है। ये 72 रुपये 60 पैसे के स्तर पर है, फिलहाल 72 रुपये 35 पैसे का स्तर है। तो दोनों ही बड़ी कंपनीज जो कि एक पावर क्षेत्र से है और दूसरी कोयले से है, उन दोनों ही कंपनीज पे एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है और रिलायंस पावर के काउंटर में आज बढ़त भी बनी हुई है, आधे % से कहीं ज़्यादा की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इस बीच हमारे साथ विनय खट्टर साहब बने हुए हैं। विनय, अब कोई ऐसी चीज़ जो इस समय मार्केट में आपको लगता है कि वो बहुत क्रिटिकल है? ऑफिस की हम बात कर चुके हैं, मॉनसून की हमने बात कर ली है, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये एक पॉइंट होगा जहाँ पे हमें ध्यान रखना है और इसके रिगार्डिंग हमें स्टॉक्स को चुनना चाहिए? देखिए, एक जो क्लियर ट्रेंड इस समय मैक्रो साइड पे प्ले आउट हो रहा है वो है बॉन्ड यील्ड्स में ड्रॉप। इंडिया का जो 10 ईयर पेपर है उसके अंदर कंसिस्टेंट ड्रॉप आ रहा है, तकरीबन 9% ऑलमोस्ट। ये कुछ क्वार्टर पहले था और ये पिछले 8 से 10 क्वार्टर में गिरते गिरते ऑलमोस्ट अभी 7.13 7.15 के लेवल पे आ गया है। इस समय आई थिंक 7.20 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। तो जब बॉन्ड यील्ड्स ज़ोर से गिरती हैं तो ये फर्स्ट साइन होता है कि जो पैसे की कीमत है सिस्टम के अंदर वो नीचे आ रही है। यानी कि अभी इंडस्ट्रियल डिमांड में जो एक सबसे बड़ा हिकअप रहता है कि इजी अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, चाहे ये कंजम्पशन है चाहे ये इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है, सब जगह पे इसका एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ये एक क्लियर डाउन ट्रेंड में है। जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे आएगा और बैंक रेट्स कम होंगे, डिमांड पिकअप होगा और मैन्युफैक्चरिंग पिकअप होगा, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है इकोनॉमी पिकअप के लिए और जीडीपी में ग्रोथ के लिए। जैसे जैसे इकोनॉमिक पिकअप होगी ये आपको पॉजिटिव ट्रेंड मार्केट्स में नजर आएगा। जी विनय, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय निकालने के लिए और अपनी राय दर्शकों के सामने रखने के लिए। इस बीच बाजार ने काफ़ी तेज़ी से नीचे की ओर